गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली कक्षा में हम लोगों ने बड़े भाई साहब पाठ में पढ़ा था कि किस प्रकार बड़े भाई साहब पाठ में बड़े भाई साहब कक्षा में फेल हो जाते हैं पढ़ाई करने के बावजूद, और छोटा भाई खेल कूद मस्ती करते हुए भी कक्षा में प्रथम आता है। प्रथम आने के बाद बड़े भाई फेल हो जाते हैं और छोटे भाई को स्वयं प्रथम आने का अभिमान हो जाता है और वह खेल कूद और मस्ती और ज़्यादा बढ़ा देता है और सोचता है कि बड़े भाई का अब हमें कोई डर नहीं है। फिर बड़े भाई उसको सीख देते हैं कि घमंड कैसे, ज़्यादा घमंड मत करो, घमंडियों का सिर हमेशा नीचा होता है। ये बोल के वो लोग बहुत रावण का और शाहरुम का, शैतान का, ये तरह तरह के उदाहरण देके उसको बताते हैं कि कैसे उन लोगों का सिर नीचा हुआ, विनाश हुआ। उसी तरह ज़्यादा घमंड करोगे तो तुम्हारा भी हो जाएगा। तो बच्चों अब आगे देखिए क्या होता है। फेल होने पर मत जाओ, मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आ जाएगा। जब अलजबरा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे और इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। बादशाहों के नाम याद रखना आसान नहीं। 8 हेनरी को गुजरे हैं। कौन सा कांड किस हेनरी के समय में हुआ, क्या यह याद कर लेना आसान समझते हो? देखिए बड़े भाई साहब उनको सीख देते हैं कि कैसे कैसे बड़े भाई साहब बोलते हैं कि मेरे फेल होने पे मत जाओ और मेरी कक्षा में पहुंचोगे तो दांतों पसीना आ जाएगा और इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। दांतों पसीना आ जाएगा मतलब बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी तुम्हें, और अंग्रेजों का इतिहास पढ़ना होगा जिसमें 8 हेनरी हुए हैं, दर्जनों जेम्स हुए हैं, दर्जनों विलियम्स। ये सारे चीजें जो हैं आपको पढ़ना पड़ेगा। कौन सा कांड किस हेनरी का है 7वें हेनरी कौन थे, 7वें हेनरी की जगह हेनरी 8वां लिखा और सब नंबर गायब। वो बताते हैं कि अगर पूछा जाएगा 7वें हेनरी के बारे में और 8वां तुम लिख दिए, जरा भी एक भी कोई भी डेट गलत लिख दिए, कुछ भी गलत हुआ तो क्या समझते हो, सारे मार्क्स जो है, सारे नंबर कट जाएंगे, सिफर भी न मिले। सिफर मतलब जीरो भी नहीं मिलेगा। वो किस ख्याल में, दर्जनों तो जेम्स में है, दर्जनों विलियम्स, कोडियो, चार्ल्स। दिमाग चक्कर खाने लगता है, आधी रोक हो जाता है। इन अभागों को नाम भी न जुड़ते थे, एक ही नाम के पीछे दोयम, सोयम, चहारुम, पंचुम लगाते चले गए। मुझसे पूछते तो 10 लाख नाम बताए थे। ये इतिहास में आप लोग देखे होंगे ना, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, ऐसा करके पिता का नाम कुछ रहता है, उसके पुत्र का नाम प्रथम, चार्ल्स प्रथम रहेंगे पिता, फिर चार्ल्स द्वितीय पुत्र, ऐसे ऐसे करके नाम रखा जाता था। तो वही बोलते हैं कि इसमें जो है नाम के आगे, एक ही नाम के आगे पीछे चार्ल्स प्रथम, चार्ल्स द्वितीय, इस तरह एक प्रथम, दोयम ऐसा लिखा जाता है। और उन लोगों को लगता है कि कोई नाम नहीं मिला, हमसे पूछे होते तो मैं सैकड़ों नाम बता देता है। ऐसा बड़े बड़े भाई साहब कह रहे थे कि याद करने में ये दिक्कत होती है। वो अपने छोटे भाई को सभी विषयों की जो समस्याएं हैं, पढ़ने में क्या दिक्कतें आती हैं, कठिनाइयों को अपने छोटे भाई को समझाते हैं। और ज्योमेट्री तो बस खुदा ही पनाह, अ ब ज की जगह अ ज ब लिख दिया और सारे नंबर कट गए। कोई निर्दयी मुमतहिनों से नहीं पूछता कि आखिर अ ब स और अ ज ब में क्या फर्क है, और व्यर्थ की बात के लिए क्यों छात्रों का खून करते हो। दाल भात रोटी खाए या भात दाल रोटी खाए, इसमें क्या रखा है, मगर इन परीक्षकों को क्या परवाह, वह तो वही देखते हैं जो पुस्तक में लिखा है। चाहते हैं कि लड़के अक्षर अक्षर रट डालें और इसी रटन का नाम शिक्षा रख छोड़ा है।
और आखिर इन बेसिर पैर की बातों के पढ़ने से फायदा। और फिर बताते हैं कि ज्योमेट्री की पढ़ाई क्या है, इसमें जरा भी अब या अब आगे पीछे कुछ भी लिख दो तो क्या है नंबर उससे कट जाते हैं। लेकिन टीचर ये नहीं सोचते आगे से लिखो या पीछे से अब लिखो, चाहे जब लिखो, उनको ये नहीं है कि उस पे नंबर दे, लेकिन वो चाहते हैं कि जो किताब में लिखा है एकदम वैसे ही आना, इसी रटे। और शिक्षक लोग को बोलते हैं कि वो लोग चूंकि बड़े भाई साहब फेल हो गए रहते हैं, इसलिए सारी पढ़ाई की कठिनाइयों को बताते हैं कि शिक्षक लोग जो है उनके किताब पर ही चलते हैं, चाहते हैं जो किताब में लिखा हुआ है उसी को पुस्तक का बच्चा पढ़कर कॉपी में लिखे, और नहीं लिखने से उसके नंबर काट लेते हैं। तो ये रटन कहते, बड़े भाई साहब कहते हैं इसी रटन का नाम ही शिक्षा रखा गया है, कि रट के जो पढ़ ले पास हो जाए वही शिक्षित होता है या शिक्षा रखा गया है ये। और आखिर इन बेसिर पैर की बातों के पढ़ने से फायदा क्या, तो वही बोलते हैं कि अब ये फालतू बेसिर पैर की बात है, इसमें ये पढ़ना क्या, ये फालतू जो है पढ़ाई के बारे में बोलते हैं कि ये फालतू है। इस रेखा पर वह लंब गिरा दो तो आधार लंब से दुगना होगा, पूछिए इससे प्रयोजन दुगना नहीं चौगुना हो जाए या आधा ही रहे मेरी बला से। लेकिन परीक्षा में पास होना है तो यह सब खुराफात याद करनी पड़ेगी। तो देखिए बोलते हैं कि बड़े भाई साहब यही बताते हैं, कहते हैं कि अब रेखा पर लंब गिराने का छात्रों से क्या वास्ता, परंतु परीक्षा पास करने के लिए यह सब खुराफात करनी ही पड़ती है कि कैसे करना है, दुगना हो जाएगा, ऐसे चौगुना हो जाएगा, आधा रहे, ये परीक्षा में एकदम मतलब जो मेजरमेंट है, नाप जो है एकदम सही होना चाहिए। तो यह सब खुराफात याद करनी पड़ेगी, ये पास करने के लिए ये ज्योमेट्री का ये सब याद करना पड़ता है। कह दिया समय की पाबंदी पर एक निबंध जो 4 पन्नों से कम ना हो। अब आप कॉपी सामने खोले, कलम हाथ में लिए, उसके नाम को रोइए। कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात है, इससे आदमी के जीवन में संयम आ जाता है, दूसरों का उस पर स्नेह होने लगता है और उसके कारोबार में उन्नति होती है। फिर बताते हैं, कहते हैं कि भाई साहब फिर बोलते हैं, कहते हैं कि अब बताइए समय की पाबंदी पर 4 पन्नों का निबंध लिखने को कहा जाता है, पूछो यह मतलब बेवकूफी है कि नहीं कि जो बात एक ही वाक्य में कही जाए उस पर इतने पन्ने क्यों खराब किया कि ये लिखो। सभी को पता है कि समय का पाबंदी, समय के पाबंद व्यक्ति अच्छे कहलाते हैं, जीवन में उन्नत करते हैं, उससे आदमी के जीवन में संयम आता है, दूसरे का उस पर स्नेह होने लगता है। जो समय का पाबंद होता है उसको हर लोग पसंद करते हैं, ये तो सभी को पता है। लेकिन इसके लिए जो है समय की पाबंदी पर 4 पन्नों का निबंध क्या बेवकूफी है, वो ये सब शिक्षक लोगों के लिए बोलते हैं। जो बात एक वाक्य में कही जाए उसे 4 पन्नों में लिखने की क्या जरूरत, ये पेज का ये का बर्बादी है। यह तो समय की किफायत नहीं बल्कि उसका दुरुपयोग है कि एक ही चीज को और व्यर्थ में किसी बात को फालतू बार बार कहना, ठूस दिया जाए, किसी चीज को हम बार बार दोहराते जाएं। हम चाहते हैं आदमी को जो कुछ कहना हो चटपट कह दे और अपनी राय ले, मगर नहीं, आपको 4 पन्ने रंगने पड़ेंगे, चाहे जैसे लिखे, और पन्ने भी पूरे फुल स्केप आकार के। यह छात्रों पर अत्याचार नहीं तो और क्या। फिर बोलते हैं कि हम चाहते हैं कि आदमी जो कुछ कहना हो झटपट कह दे, और 4 पन्ने के लिखने का क्या मतलब, चाहे जैसे लिखिए, पन्ने भी पूरे फुल स्केप मांगा जाता है। और ये छात्रों पे क्या है, सरासर अत्याचार होता है। अनर्थ तो यह है कि कहा जाता है संक्षेप में लिखो, समय की पाबंदी पर संक्षेप में एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम है। वो व्यंग करते हैं कि क्वेश्चन पेपर में, प्रश्न पत्र में आता है कि एक समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो संक्षेप में, और लिखते हैं 4 पन्नों से कम ना हो।
संक्षेप में तो 4 पन्ने हुए, नहीं शायद 100-200 पन्ने लिखवाते। बोलते हैं कि संक्षेप में लिखा गया है तब 4 पन्ने दिया गया है, और शायद संक्षेप ना होता तो 100-200 पन्ने लिखवाते। तेज भी दौड़िए और धीरे धीरे। है उल्टी बात है या नहीं? बालक भी इतनी सी बात समझ सकता है, लेकिन इन अध्यापकों को इतनी तमीज भी नहीं। उस पर दावा है कि हम अध्यापक हैं। मेरे दर्जे में आओगे लाला तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे और तब आटे दाल का भाव मालूम होगा। बड़े भाई साहब छोटे भाई को अपने पढ़ाई से संबंधित, कक्षा से, शिक्षा से संबंधित मुश्किलों को बताते हैं कि कैसे कैसे अध्यापक लोग पढ़ाते हैं, प्रश्न पत्र बनाते हैं, सारी कठिनाइयों का कैसे मैं सामना करता हूँ। इन कठिनाइयों के बारे में अपने छोटे भाई को बताते हैं कि जो है ये लोग को कुछ आता नहीं है, इतना सब गलतियां करने के बाद ऐसा ऐसा करते हैं, उसके बाद भी कहते हैं कि हम अध्यापक हैं। मेरे दर्जे में, फिर बोलते हैं अपने भाई से कि मेरे दर्जे में आओगे तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे, तब आटे दाल का मालूम पड़ेगा। इस दर्जे में अव्वल आ गए हो तो जमीन पर पाँव नहीं रखते, इस छोटे क्लास में आ गए हो तो तुम्हारा जमीन में पैर नहीं है, बहुत खुश हो। इसलिए मेरा कहना मानिए, लाख फेल हो गया हूँ लेकिन तुमसे बड़ा हूँ। संसार का मुझे तुमसे कहीं ज्यादा अनुभव है। जो कुछ कहता हूँ उसे गिरह बांधिए, नहीं पछताइएगा। बड़े भाई साहब छोटे भाई से कहते हैं मैं फेल हो गया हूँ तो क्या हूँ, अनुभव, जीवन का अनुभव मुझे तुमसे ज्यादा है। जो कुछ कहता हूँ उसको गांठ बांध लो, सुन लो, अपने मन में बैठा लो, नहीं तो पछताओगे। पढ़ाई बहुत मुश्किल है और एक क्लास में प्रथम आ जाने से, पास हो गए हो, प्रथम आ गए हो तो उससे बहुत कुछ तुम्हें नहीं प्राप्त हो गया है। मेरी बातों को ध्यान से सुनो और उस पर अमल करो, नहीं तो पछताओ। तो बच्चों आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।